माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग माय डियर एटम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं माय डियर, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माय डियर। और वो टॉपिक है आपका बोर एटॉमिक मॉडल माय डियर। बोर ने एटॉमिक मॉडल के बारे में अपनी क्या बातें कही हैं माय डियर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से माय डियर। तो हमने जो कल की क्लास में पढ़ी थी कि जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, जे थॉमसन ने क्या कहा था माय डियर, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत शायद ही कभी आता है एग्जाम के अंदर। लेकिन मैंने आपको कल की क्लास में ही एक बात बता दी थी कि इस एटम वाले चैप्टर से माय डियर क्वेश्चंस फिक्स होता है। एक ही टॉपिक है जहाँ से दर बदर हर साल माय डियर क्वेश्चन आते हैं माय डियर। वो टॉपिक है आपका बोर एटॉमिक मॉडल। और बोर एटॉमिक की थ्योरी के बेसिस पे एक एटम का एनर्जी कितना हो सकता है, जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो, और इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा जब एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे कि हाइड्रोजन एटम के पास कितनी एनर्जी होती है। अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो इसी एनर्जी के बेसिस पे हम लोग आगे बताएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो कुल मिला के ये सब एक ही टॉपिक का पार्ट है आपका बोर एटॉमिक मॉडल प्लस एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये तीन टॉपिक्स हैं, पर तीनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है माय डियर। यानी कि जब आप बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ लेंगे तो उनके बेसिस पे आप क्या करेंगे, उन्हीं के बेसिस पे आप किसी एटम की एनर्जी का रिलेशन हम ड्राइव कर सकेंगे। और जब एनर्जी रिलेशन हम पता कर लेंगे तब उसी एनर्जी के बेसिस पर हम लोग हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस कर सकेंगे माय डियर। तो ये एक ही टॉपिक है जिसमें तीन अलग अलग टॉपिक्स हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बोर के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, उन्होंने क्या परिकल्पनाएं की पहला, दूसरा उनके हिसाब से हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी होती है। एनर्जी का मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी पता करनी है। और साथ में जो तीसरा सब टॉपिक है क्या कि इस एनर्जी के बेसिस पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है, डिस्कस करना है माय डियर। ये तीन टॉपिक है एक ही टॉपिक के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, बोर एटॉमिक मॉडल से आएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आएगा, जो कि एक ही टॉपिक के अंदर है। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आने वाला है माय डियर। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर के पोस्टुलेट्स क्या हैं, क्या उन्होंने कहा है एटम के बारे में, और दूसरी कि इनके हिसाब से हाइड्रोजन के एटम की एनर्जी कितनी होती है, वो एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे माय डियर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में। और तीन क्लासेस में हम लोग एटम का चैप्टर खत्म कर देंगे जैसा हमने आपको बोल रखा है, और अगले नेक्स्ट 4 लेक्चर में न्यूक्लियस वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। शुरू करते हैं आज का क्लास, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर माय डियर। हेडिंग बना लीजिए अपनी कॉपी में। क्या देखिए, बोर ने जो एटम्स के बारे में माय डियर बोला है, तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। तो लिखिए, हेडिंग बनाइए, बोर पोस्टुलेट्स। बोर की परिकल्पनाएं, क्या परिकल्पनाएं थी माय डियर। ठीक है, ये ह लिख दिया, आप र लिख देंगे। अच्छा, कुछ किताबों में जो है ना बोहर लिखा हुआ है हिंदी में, और कुछ में बोर लिखा हुआ है, तो आप जैसे समझ सकते हैं। कुछ किताबों में ये मैंने लिख दिया बोर, और कुछ किताबों में बोहर भी लिखा हुआ है, ये भी लिखी गई है माय डियर। लेकिन हम लोग प्रोनाउंसिएशन जो है पढ़ते कैसे हैं, बोहर नहीं पढ़ते हैं, बोर पढ़ते हैं। बोर के पोस्टुलेट्स यानी कि परिकल्पनाएं, उन्होंने क्या बातें कही हैं, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के व्यू से माय डियर। ये 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है बोर के पोस्टुलेट्स लिखने के लिए। बोर के पोस्टुलेट्स लिखने के लिए आपके एग्जाम में 2 नंबर में अक्सर क्वेश्चन आता है माय डियर। ठीक है, तो लिखेंगे क्या क्या उन्होंने बातें कही हैं। पहली बात क्या कही है माय डियर, पहली बात जानेंगे कि बोर ने क्या कहा है। क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन revolves
around the nucleus in different orbit and they does not radiate energy, so these orbit are called stationary orbit. स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे माय डियर फटाफट से आप नोट कर लीजिए। तो आप सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं और हिंदी में लिख देता हूं। पहला नंबर क्या था? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग वृत्तीय कक्षाओं में इन डिफरेंट, यहां सर्कुलर जोड़ लीजिएगा माय डियर, सर्कुलर ऑर्बिट, अलग अलग वृत्तीय कक्षाओं में गति करता है तथा गति करते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। अतः इन कक्षाओं को स्थिर कक्षाएं कहा जाता है। ठीक है माय डियर, बोर के पोस्टुलेट्स, तीन मेन पोस्टुलेट्स हैं माय डियर। कई सारी मान्यताएं थी पर हमारे लिए तीन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स जानना जरूरी है। हालांकि ये जो दो पोस्टुलेट्स को मैंने एक ही पोस्टुलेट्स में लिख रखा था, उनके हिसाब से दो पोस्टुलेट्स क्या थे ये पहले नंबर में, उनके हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति करता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है। ये पहली बात थी। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जब गति करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, इसलिए उस कक्षा को स्टेशनरी कक्षा, स्थिर कक्षा कहा जाता है माय डियर। दो बातें थी, दोनों को मैंने मिला करके एक ही पोस्टुलेट्स बना दिया आपके लिए। ये हिंदी मीडियम के बच्चे नोट कर लेंगे माय डियर, मिटा दे रहा हूं मैं इसे। अब लिखिए सेकंड नंबर, सेकंड बात उन्होंने क्या कही, ये सेकंड और थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा ऐसे लिखिए, इन एन एटम all orbits have a fixed energy, ऐसे लिखिए, all orbits have different energy and when an electron jump from higher energy level orbit to lower energy
लेबल ऑर्बिट, then it emit energy in the form of photon, and the energy of photon is equal to the difference of energy of the orbits। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे सेकंड नंबर पोस्टुलेट्स माय डियर लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटा करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी लिख देता हूं। मैं हट गया था और आप वीडियो पॉज करके नोट्स बनाएंगे। बोर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के पास अपनी ऊर्जा होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से कूदकर निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में पहुंचता है, तब वह फोटॉन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तथा इस फोटॉन की ऊर्जा दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतराल के बराबर होता है। यह है सेकंड नंबर पोस्टुलेट्स माय डियर। सेकंड नंबर परिकल्पनाएं उनकी थी। फटाफट से हिंदी मीडियम के बच्चे नोट्स बनाइए माय डियर। देखिए मैं हर रोज हर वीडियो में 10 बार 50 बार बोलता हूं, मैं एक ही बात, नोट्स बनाइए। क्यों बोलता हूं? क्योंकि हमको पता है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है माय डियर लॉकडाउन की वजह से। तो आप किताबें खोल करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको इतनी सारी लंबी चौड़ी कहानियां मिलेंगी, तो आप जो है भौचक्के रह जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसको पढ़ें किसको छोड़ें, और आपके पास समय है नहीं, तो फिर नंबर आपका लटक जाएगा माय डियर। इसलिए मैं हर रोज बोलता हूं कि आप वीडियो पूरा देखिए, कम से कम 40-45 मिनट की जो क्लासेस होती हैं मॉर्निंग में, पूरा वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। यानी हर वीडियो को आप 1 घंटे आप 1.25 घंटे दीजिए, नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन कीजिए। बस आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी दुनिया में आपको किताब नहीं पढ़नी है, कोई ऑब्जेक्टिव किताब कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे माय डियर। एक टॉपिक से क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्या सब्जेक्टिव पूछेगा, हर चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए थर्ड नंबर बात कर लेते हैं। तीसरी बात उन्होंने क्या कही है जरा देखेंगे। अच्छा, इस दूसरी वाले में आपको हमने
फॉर्मूला नहीं लिखा है, फॉर्मूला लिख लेंगे। हमें पता है क्या सर कि एनर्जी जो होता है वो एच न्यू होता है या एच सी अपॉन लेमडा होता है। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच सी अपॉन लेमडा। और बोर क्या कहते हैं कि जो फोटोन की एनर्जी है, जो फोटोन रिलीज होगा, वो जो एनर्जी होगी वो दोनों कक्षाओं के बीच के गैप के बराबर होगी, यानी कि E2 माइनस E1 के बराबर होती है। तो E इजकल टू एच सी अपॉन लेमडा E2 माइनस E1। मतलब ये हो गया कि ये एक कक्षा है, ये एक कक्षा है, दो कक्षाएं हैं, इसकी ऊर्जा E2 है, इसकी ऊर्जा E1 है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन माय डियर कूद करके कहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, जब पहली कक्षा में आएगा, इस कक्षा में आएगा जिसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो जब कूद करके इस कक्षा में आएगा तो यहाँ से फोटोन को एमिट करेगा। किसको एमिट करेगा माय डियर, फोटोन को। फोटोन का उत्सर्जन करता है। यही बात कौन बोलते हैं, बोर कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में कूद करके जाता, बोला ऐसे कूदेगा नहीं, बाहर से उसको कोई ऊर्जा देगा, तब बाहर से ऊर्जा, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी लेवल में, इसको हम बाहर से अगर एनर्जी सप्लाई करें, इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से एनर्जी दें, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये बात हम पहले वाले चैप्टर में ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में पढ़ चुके हैं। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से ऊर्जा देंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल करके कहाँ चला जाता है, लोअर एनर्जी वाले कक्षा में चला जाता है। ऐसे कक्षा में जाएगा, ऑर्बिट में जाएगा जिस ऑर्बिट की ऊर्जा कम होगी, तो यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन जब जाएगा तो अपने अंदर से फोटोन का उत्सर्जन कर देता है, और इस फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो एच सी अपॉन लैम्डा होती है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी आपको पढ़ा चुका हूँ ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में, वहाँ पे फोटोन की ऊर्जा एच सी अपॉन लैम्डा होती है। लेकिन आपको बोर क्या कहते हैं कि जो फोटोन की ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, इन दोनों कक्षाओं की जो ऊर्जा का अंतराल है, यानी कि E2 इसकी ऊर्जा है इस कक्षा की, और इस कक्षा की ऊर्जा कितनी है, E1 है। तो इन दोनों ऑर्बिट्स की जो एनर्जी का डिफरेंस है, यानी कि E2 माइनस E1, इसके बराबर होगा कौन, जो फोटोन की एनर्जी होगी वो। तो ये रहा, लिख दिया। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग माय डियर क्या, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। क्या बोला जाता है, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोर की आवृत्ति कंडीशन, या क्या सकते हैं, इसकी सीमाएं कह सकते हैं, लिमिट कह सकते हैं। तो बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, कंडीशन माने स्थिति, या यूं कह सकते हैं कि सीमाएं कह सकते हैं, लिमिट कह सकें। बोर ने आवृत्ति के बारे में क्या बातें कही थी, वो इक्वेशन आपकी होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला बोर के पोस्टुलेट्स में फर्स्ट इंपॉर्टेंट उतना नहीं था, सेकंड और थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने सेकंड भी आपको लिख दिया, ये आप नोट्स बनाइए, मैं हट गया हूं, आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब तीसरे की बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर। अकॉर्डिंग टू बोर, the angular momentum of electron about the nucleus is equal to integral multiple of Planck constant by 2 पाई। प्लैंक कांस्टेंट का ब्रैकेट में h बाई 2 पाई। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग
प्लैंक नियतांक के प्लैंक नियतांक के 1/2 पाई गुणा के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। या जो है आप इसको आसान करने के लिए माय डियर हिंदी मीडियम के बच्चे पता क्या करें, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। सीधे सीधे इतना लिख सकते हैं h/2 पाई के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो फटाफट से ये नोट्स तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए माय डियर। इस बात को हम लोग फॉर्मूला में अब लिखते हैं, चर्चा करते हैं। मैं इसे अब मिटा देता हूं, ठीक है, आप लिख लेंगे। देखिए ये क्या कहा है, कहा ये है इन्होंने कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है माय डियर, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस नाभिक के चारों ओर, इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमता रहता है, चक्कर लगाता है, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति करता है माय डियर। यानी इस नाभिक के चारों ओर क्या करेगा, घूमेगा। तो घूमेगा तो कौन सा आएगा, कोणीय संवेग आएगा, एंगुलर मोमेंट आएगा। अगर रैखिक गति होती तो लीनियर मोमेंटम आता, यहाँ पे सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति है, तो कोणीय संवेग आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा। और हम लोग पढ़े हुए हैं माय डियर क्या, कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है सर, जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, ये जो कोणीय संवेग होता है जिसको हम लोग L से दिखाते हैं, और L बराबर होता है mvr। क्या होता है, L बराबर mvr। m जहां मास होगा इलेक्ट्रॉन का, v जहां वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, और r क्या होगी, त्रिज्या होगी। जिस कक्षा में, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उस ऑर्बिट का रेडियस होगा कौन, r। अब v क्या होगा, वेलोसिटी होगा, m क्या होगा, मास होगा किसका, उस इलेक्ट्रॉन का माय डियर। तो ये एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से दिखाते हैं, छोटा L दिखाइए चाहे बड़ा L दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, L बराबर mvr। लेकिन ये क्या कहते हैं बोर, कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो किसके बराबर होता है, h/2 पाई के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यानी कि h/2 पाई के पूर्ण गुणज मतलब n से मल्टीप्लाई कर देंगे, nh/2 पाई। ये रहा माय डियर बोर के हिसाब से 3rd नंबर पोस्टुलेट। क्या कहते हैं, h/2 पाई के पूर्ण गुणज इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। h/2 पाई में अगर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा क्या, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का। और इस इक्वेशन को बोला गया, क्या नाम दिया गया, बोर क्वांटाइजेशन रूल। बोर क्वांटाइजेशन रूल, क्वांटमीकरण सिद्धांत, बोर का क्वांटमीकरण सिद्धांत, बोर का क्वांटमीकरण सिद्धांत, बोर क्वांटाइजेशन रूल। पिछला वाला इक्वेशन था बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ये है बोर क्वांटाइजेशन रूल। L इजकल टू mvr एंगुलर मोमेंटम, या बोर के हिसाब से L की वैल्यू किसके बराबर होती है, nh/2 पाई के होती है। n की वैल्यू क्या है, n कक्षा की संख्या है, ऑर्बिट की संख्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अलग अलग कक्षाएं हो सकती हैं। और h सबको पता है, h क्या है, प्लैंक नियतांक। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस कर रखा है, यूनिट, डायमेंशन, सब कुछ इसके बारे में, इसकी वैल्यू भी बता रखी है, प्लैंक कांस्टेंट की, h की, इसके बराबर होता है। ये है बोर के पोस्टुलेट्स। तो ये आएगा एग्जाम में 2 नंबर में लिखने के लिए, तो आप ये तीनों पॉइंट नोट डाउन कर दीजिएगा माय डियर। फॉर्मूला लिखना वहां पे नहीं भूलिएगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा माय डियर। फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये था बोर के क्वांटाइजेशन रूल और बोर की फ्रीक्वेंसी कंडीशन। कुल मिला के इनके पोस्टुलेट्स, क्या परिकल्पनाएं इन्होंने की थी माय डियर, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे क्या? अच्छा, बोर के अकॉर्डिंग अगर कोई बनाना चाहे फोटो, तो जो तुम फोटो माय डियर आप लोग जानते हैं इस तरीके का, ये बोर का एटॉमिक मॉडल के हिसाब से यही होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अलग अलग सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, घूमता रहता है, अलग अलग सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है माय डियर। ठीक है, तो इसे जिसे लिखना होगा, ये बनाना होगा, बना लेंगे। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट टॉपिक है माय डियर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा बतानी है। देखिए, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा, ना ही कभी पूछा गया है कि हाइड्रोजन एटम की एनर्जी के बारे में डेरिवेशन करके आप मुझे बताइए, नहीं आएगा। इसीलिए क्रैश कोर्स में हमारे पास टाइम भी कम है, तो हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली इसके फॉर्मूला पे आते हैं, और फॉर्मूला अपने दिमाग में हमको रखना है, क्योंकि आपके सेंटअप के एग्जाम में माय डियर ये पूछा गया है इसकी एनर्जी का फॉर्मूला माय डियर। तो फॉर्मूला हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए माय डियर सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें रेडियस का फॉर्मूला। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या। 4 पॉइंट इसमें मैं लिखाऊंगा, लिखिए। पहला नंबर, कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है, r इजकल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m जेड स्क्वायर। ये रेडियस का फॉर्मूला है माय डियर। ये आ गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला। मतलब जो आपका कक्षा होगा, अलग अलग किसी परमाणु में कई सारी कक्षाएं हैं, तो कक्षा का रेडियस त्रिज्या कितना होता है, ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ छूट गया, एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर माय डियर। सबको पता है एन क्या है, कक्षा की संख्या। अगर ऑर्बिट की संख्या है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोला सर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, अलग अलग कक्षा की संख्या ऑर्बिट की संख्या होगी, वो हो जाएगी। एच सबको पता है, प्लैंक नियतांक। एप्सिलॉन नॉट के बारे में सबको पता है, विद्युतशीलता होती है, परमिटिविटी होती है माध्यम की। पाई कांस्टेंट है, एम द्रव्यमान है, मास है इलेक्ट्रॉन का, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है माय डियर, एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। अगर आप हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए जेड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ई चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। तो सारी बातें जितने भी इसमें संख्या है, सारे एलिमेंट के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया, कौन चीज क्या है माय डियर। तो ये रेडियस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर माय डियर। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो जेड की वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे। ठीक है, ये है रेडियस का फॉर्मूला। सेकेंड नंबर फॉर्मूला आप लिखेंगे एग्जाम के लिए, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। क्या होती है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का फार्मूला माय डियर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे। क्या होता है, एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ये होता है माय डियर काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगाता है, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो उसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। एन क्या होगा, वापस से कक्षा की संख्या 1 2 3 4 होगी,
ई क्या होगा, चार्ज होगा, जेड परमाणु क्रमांक होगा, एम इसका द्रव्यमान होगा। बाकी सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, बता दिया है। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ये होता है रेडियस का फार्मूला। एक ही डेरिवेशन में ये सारे के सारे आते हैं, पर वो डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है मैडम। तो हमारे पास समय भी कम है, इसलिए हम लोग उसको छोड़ रहे हैं, केवल फार्मूला ही देख रहे हैं मैडम। ठीक है, ये रेडियस का फार्मूला होता है और ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। बोला सर पोटेंशियल एनर्जी की बात कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लेकिन बोल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम, परमाणु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है माय डियर? वो होती है माइनस का mz² E² अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² N²। ये होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी माइनस का mz² E⁴ अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² N²। ध्यान से देखिए हमारे फॉर्मूला सब कुछ सेम ही है। यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी में है वही पोटेंशियल एनर्जी में, बस यहाँ 8 था, यहाँ माइनस का आ गया, माइनस के साथ में नीचे क्या आ गया? 4 आ गया माय डियर। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। और लास्ट फार्मूला हमारा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ एटम, परमाणु की कुल ऊर्जा जो हमें निकालनी थी। हमें यही निकालनी थी कि किसी परमाणु की हाइड्रोजन एटम की ऊर्जा कितनी होती है, टोटल ऊर्जा कितनी होती है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी देखें, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसकी टोटल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी की बात करेंगे, कुल ऊर्जा की बात करेंगे, तो बोला सर दोनों को जोड़ देंगे, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे दोनों को जोड़िएगा तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो डेटा है वही डेटा यहाँ पे, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ नीचे में 8 है, यहाँ नीचे में 4 है। तो जब ऐड करेंगे तो ऐड करते ही आपको क्या मिल जाएगा? यही मिलेगा माइनस के साथ में। ये जो डेटा मिलेगा ये माइनस के साथ में आ जाएगा। तो mz² E⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² N²। ठीक है, ये आ गया आपका क्या? टोटल एनर्जी। ये आ गया टोटल एनर्जी का फार्मूला, m माइनस का mz² E⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² N² माय डियर। ये टोटल एनर्जी का फार्मूला हो गया। और अभी आपने यहाँ पे मैंने मिटाया क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी था माय डियर वो भी तो इतना ही था, लेकिन क्या अंतर था? बस माइनस नहीं था, प्लस का था। तो यहाँ से हम रिलेशन भी बना सकते हैं कि सर जो टोटल एनर्जी होगी, जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? किसके बराबर होगी? माइनस के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ माइनस लगा देंगे, गतिज ऊर्जा में सिर्फ माइनस लगा देंगे तो कुल ऊर्जा मिल जाती है माय डियर। तो इसके साथ ही माय डियर आपका ये वाला टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ना था कि बोर के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और उनके बेसिस पे ये जो डेरिवेशन इसका है, जिसमें हम लोग बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन का इस्तेमाल, बोर क्वांटाइजेशन रूल का इस्तेमाल करके इक्वेशंस ड्राइव करते हैं माय डियर। तो इसलिए दोनों टॉपिक एक साथ जुड़ा हुआ था कि बोर के पोस्टुलेट्स क्या हैं और उनके बेसिस पे हाइड्रोजन के एटम की एनर्जी कितनी होती है। तो एनर्जी हमने निकाल लिया, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और टोटल एनर्जी कितनी होती है। और साथ में अगर कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है तो उस ऑर्बिट की कक्षा की रेडियस कितनी होती है, त्रिज्या कितनी होती है। तो ये फॉर्मूलाज हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सेंटअप एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होती है वो किसके समानुपाती होता है। तो हमारा ऑप्शन में जेड के साथ तुलना किया गया था, तो जेड का पावर 2 से किसका पावर हो जाएगा? हमारी जो एनर्जी होगी किसके प्रोपोर्शनल होती है? Z² के प्रोपोर्शनल होती है। ये हमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है अभी सेंटर पेपर के अंदर माय डियर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग माय डियर इतना ही पढ़ेंगे। आज का क्लास बोर्ड एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है
और कल का क्लास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आज की क्लास से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर, क्योंकि 10 साल में से 7 से 8 साल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आता ही आता है माय डियर। तो कल का क्लास आपको कभी किसी हाल में मिस नहीं करना है माय डियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।